Okay. We are going to start with the presumptive provisions. Okay. What this presumptive provision says is that on your turnover or on your receipt, if you are an eligible business, then declare a minimum percentage of profit or minimum amount of profit and get away from maintaining the books of accounts and doing audit. आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं करवाओगे या अकाउंट्स मेंटेन नहीं करोगे तो भी चलेगा अगर आपने कुछ मिनिमम परसेंटेज प्रॉफिट डिक्लेयर कर दिया तो दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव. वी प्रिज्यूम दैट दिस इज योर मिनिमम इनकम, दिस इज योर मिनिमम प्रॉफिट. ओके, तो ये बेनिफिट किसको मिलेगा? ऑल स्मॉल बिजनेसेस with a total turnover or gross receipts of up to ₹200 lakhs. मतलब जिसका भी टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है उसको इस तरह का बेनिफिट मिलेगा. कौन से बिजनेस को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है? बिजनेस ऑफ फ्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविजन है 44AE. तो उसमें कुछ अलग लिमिट एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे जो नॉर्मल ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी बात है, अगर उनका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं, इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं. विच टाइप ऑफ असेसीज? पहले ये नेचर ऑफ बिजनेस स्पेसिफाई किया, अभी नेचर ऑफ असेसी. तो इंडिविजुअल, HUF एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स, ये तीनों इसका बेनिफिट ले सकते हैं. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, और LLP नहीं होगा तो कंपनीज भी नहीं होगा, एसोसिएशन ऑफ पर्संस भी नहीं चलेगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी नहीं चलेगा. मतलब स्पेसिफिक है. रेसिडेंट इंडिविजुअल, HUFs एंड पार्टनरशिप फर्म्स कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन. ओके. प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स. व्हाट इज द प्रिजम्पटिव रेट ऑफ टैक्स? ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. नॉर्मली आपके टर्नओवर का 8%, नॉर्मली इट इज 8% ऑफ योर टर्नओवर, बट वेयर द रिसीट्स और द टर्नओवर इज थ्रू अ बैंकिंग चैनल. आपके पास अगर पैसा सीधा बैंकिंग चैनल से आता है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कैश आया और आपने बैंक में डिपॉजिट किया. It should not be like that. The money should be straight away deposited into your bank. मतलब आपके कस्टमर ने आपके वहां से शॉपिंग किया, पेमेंट आपको किसी भी बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है. ओके, तो वैसे वाले टर्नओवर पे 6%. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ टोटल टर्नओवर ऑफ 1 करोड़ 80 लाख. आउट ऑफ दैट 1.5 crore worth of turnover is through banking channel and 0.3 crore worth of turnover is through cash or any other mode than banking channel. तो इसके ऊपर 6% और इसके ऊपर 8%. Okay, which means 9 lakh and here 2.4 lakh. तो मुझे टोटल प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा 11.4 मिनिमम. इससे ज्यादा डिक्लेयर करूंगा चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा. इफ आई डू दैट, मेरा ये टर्नओवर है और मैं इतना मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर कर दूं तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की या ऑडिट करवाने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, मुझे सीधा इस इनकम पे टैक्स भर देना. 11.4 लाख पे जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दो, बात खत्म. ओके. In case you are declaring lower profit than the given percentage, आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर चला गया है. ओके, तो आप लोअर प्रॉफिट डिक्लेयर करते हो 6% से या 8% से, जो भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज एप्लीकेबल है उससे लोअर परसेंटेज डिक्लेयर करते हो, then you are supposed to go for audit. Okay, if my business turnover is more than 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा है,
और मैं 10% प्रॉफिट डिक्लेयर करता हूँ तो भी मुझे ऑडिट करवाना पड़ेगा। ओके, ये टर्नओवर लिमिट 2 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब जिसका टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम होगा उसको ही प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ओके, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया वो 10% या 20% प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा तो भी उसको ऑडिट तो करवाना पड़ेगा ही। ओके, वंस यू हैव used this section 44AD मतलब presumptive basis of taxation, okay, then no other deduction would be allowed। सेक्शन 30 to 38 में हमने जो भी एक्सपेंडिचर देखे थे वो अब अलाउ नहीं होंगे। ओके, ऐसा माना जाएगा। सिर्फ फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 6% प्रॉफिट डिक्लेयर किया है, इसका ये मतलब है कि आपने 94% एक्सपेंडिचर क्लेम किया, आपका प्रॉफिट 6% है, मतलब आपका एक्सपेंडिचर कितना होगा 94%, और इस 94% में सारे एक्सपेंडिचर डीम्ड टू बी अलाउड हो गए। इवन डेप्रिसिएशन वुड नॉट बी क्लेम्ड सेपरेटली, वो भी इसके अंदर आ गए। ओके, चलो, अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करूंगा तो मेरी असेट्स की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट होगा? तो असेट्स पे जितना डेप्रिसिएशन लगेगा वो हम माइनस तो करेंगे, बट कहां से? असेट की वैल्यू में से। असेट का जो भी वैल्यू है उसमें से हर साल जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो करते जाएंगे, इवन दो इट इज नॉट सेपरेटली मेंशन्ड इन द P&L। क्योंकि हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि इस 94% में आपने डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर लिया है, तो P&L में वो डेप्रिसिएशन सेपरेटली मेंशन नहीं होगा, इट वुड नॉट बी सेपरेटली मेंशन। ओके, बट हाँ, आपको उसका WDV तो हर साल कम करते जाना ही है। यू कैन नॉट कीप द एसेट वैल्यू सेम एट द टाइम व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ परचेज। ओके, you are provided relief from the maintenance of books of accounts and audit. And such assessees are opting for the presumptive income are not required to maintain books of accounts or get them audited under section 44AB. Okay, एडवांस टैक्स, अभी ये एक पूरा एक टॉपिक है और एक चैप्टर बोल सकते हैं। टॉपिक क्या, एक चैप्टर बोल सकते हैं। तो एडवांस टैक्स में आपको अलग अलग, व्हाट इज एन एडवांस टैक्स, पहले वो समझ लेते हैं, देन विल गो इनटू मच डिटेल। तो आपको मैंने यहाँ समझा दिया, तो आगे आने वाले चैप्टर में उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, योर फाइनेंशियल ईयर इज 1920। ओके, अभी आपका इनकम कितना होगा, है ना, दिस इज एप्लीकेबल टू अदर देन सैलरीड पर्संस। ओके, जो भी बिजनेस करते हैं या किसी और तरह का ट्रांजैक्शन कैरी आउट करते हैं, उनको उनकी कितनी एग्जैक्ट इनकम होती है वो तो ईयर एंड होगा उसके बाद ही पता चलेगा। ओके, बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा जो ईयर ऑन ईयर का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि हमारा टर्नओवर इतना तो जाएगा ही और प्रॉफिट भी इतना तो जाएगा ही। तो आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि मेरा टर्नओवर कितना होगा और प्रॉफिट कितना होगा, और अगर प्रॉफिट का आइडिया है तो आपको अप्रोक्सीमेट टैक्स का भी आइडिया होगा कि मैं हर साल कितना टैक्स भरता हूं और इस साल मुझे कितना टैक्स लगने वाला है, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अब अगर ये अमाउंट जो अप्रोक्सीमेट टैक्स आप बोल रहे हो कि मेरा इतना टैक्स लगेगा, इफ इट एक्सीड्स 10,000, आपको लगता है कि मुझे पूरे साल का 10,000 रुपए से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, देन यू आर नॉट सपोज्ड टू वेट टिल द एंड ऑफ द ईयर। मतलब 1920 एंड होगा,
आप इनकम कैलकुलेट करोगे, उसके बाद टैक्स पे करोगे. सो यू आर नॉट सपोज टू वेट टिल दैट टाइम कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने तक का वेट नहीं करेंगे. जब तुम्हें ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा टैक्स 10,000 रुपए से ज्यादा जाएगा. से for example you come to know that your tax liability would be 40,000 approx. ओके, वो आपको साल के बिगिनिंग में ही पता होता है कि मेरा मिनिमम इतना टैक्स तो हर साल आता है. तो आपको ईयर एंड होने तक वेट नहीं करना है. ड्यूरिंग द ईयर आपको टैक्स पे कर देना स्टार्ट करना है. ओके, फॉर विच इनकम टैक्स एक्ट हैज प्रोवाइडेड यू 4 dates. So you are given 4 dates for making payment of tax. और उसके लिए परसेंटेज स्पेसिफाइड है. 15%, 45%, 75% एंड 100%. तो 40,000 का 50% आपको 15 जून से पहले पे कर देना है. दैट इज 6,000. 45% दैट इज 18,000. अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपको इस डेट से पहले टोटल 18,000 पे कर देना है, ऑफ विच यू हैव ऑलरेडी पेड 6. तो आपको रिमेनिंग पे करना है 12,000 और अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है. इसको बोलते हैं एडवांस टैक्स. मींस अभी तो ईयर एंड भी नहीं हुआ है, आपका प्रॉपर इनकम कैलकुलेट भी नहीं हुआ है, आप उससे पहले ही टैक्स पे कर देते हैं. अब ये वाले प्रोविजन प्रिजम्पटिव बिजनेस को किस तरह से एप्लीकेबल होंगे वो हमको सीखना है. ये नॉर्मल बिजनेस की बात है जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं लेते हैं. ओके, अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जो प्रिजम्पटिव का बेनिफिट लेते हैं. ओके, तो उनके लिए ये 3 डेट एप्लीकेबल नहीं है. उनको सीधा 15 मार्च से पहले, क्योंकि यहाँ तक तो आपको आइडिया क्लियर हो ही जाता है कि आपका टर्नओवर कितना है, प्रॉफिट कितना है, अप्रोक्सीमेट टैक्स अमाउंट कितना होगा. तो आपको वो अमाउंट 15 मार्च से पहले डिपॉजिट कर देना है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. नॉर्मल बिजनेस के लिए 4 डेट है, या नॉर्मल किसी भी एसएससी के लिए 4 है, बट प्रिजम्पटिव वाले को इन तीनों डेट पे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं. ओके, कौन इसका बेनिफिट नहीं ले सकता? Who cannot take the benefit of presumptive taxation? तो जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, है ना, क्योंकि इनके लिए तो हमने सेक्शन 44AA में ये पढ़ा था कि इनको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, whether they are declaring higher profit or lower profit or whatsoever. इनको कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. तो जिन जिन लोगों का नाम स्पेसिफाइड था या सीबीडीटी ने उसको नोटिफाई किया था, नोटिफाई और स्पेसिफाई, इन दोनों लोगों को कंपलसरी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा. नंबर 2, a person earning income in the nature of commission or brokerage, इसको कमीशन एजेंट बोलते हैं, और पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, इन लोगों को सेक्शन 44AD का बेनिफिट नहीं मिलेगा. बिकॉज कमीशन इज इटसेल्फ अ वेरी सिग्निफिकेंट इनकम, तो उसमें कोई ज्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है कमीशन बिजनेस में ज्यादा. तो आपको ऐसा बोला जाए कि आपको 5 लाख कमीशन मिला तो आप उसका 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करो तो 40,000. इट डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना, क्योंकि कमीशन में अगर 5 लाख रुपए का इनकम है तो हार्डली उसको 50,000 रुपए का खर्चा हुआ हो. 90% इनकम होता है. ओके, if any declares profit for any previous year in accordance with the provision of this section,
मतलब 4480 का बेनिफिट लेता है, and he declares profit for any of the 5 consecutive assessment years relevant to the previous year, succeeding such previous year, not in accordance with the provisions of this section, he shall not be eligible to claim the benefit of. एक साल आपने 4480 का लिया बेनिफिट, फिर इसके आने वाले 5 साल में उसने 4480 का बेनिफिट नहीं लिया, तो अब उसको आगे भी इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. दिस एज सिंपल एज दैट. बट आगे कितने सालों तक, इसमें से see how it goes. फिर से बता देता हूँ. You started using 4480, ओके, एक या 2 साल तक आपने यूज किया, उसके बाद आपने अपनी इनकम कुछ अलग सेक्शन में दिखाना स्टार्ट कर दिया. फॉर एग्जांपल आपने ऑडिट करवाना स्टार्ट कर दिया या बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया. देन फ्रॉम द ईयर इन विच यू चेंज द ऑप्शन, ओके, वहां से लेके आने वाले 5 साल तक, कमिंग 5 years तक, once the option is changed, for the coming 5 years you will not be able to claim the benefit under section 4480. तो आपको करना है तो ये कंटिन्यू रखो. एक बार आपने ये चेंज किया तो उसके बाद आने वाले 5 साल तक आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसका एग्जांपल देखते हैं. Let us consider the following particulars. Mr. A रेसिडेंट इंडिविजुअल है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाता. ओके, बिटवीन असेसमेंट ईयर 2021 टू 22-23, 3 साल तक 2 करोड़ होगा तो चलेगा, 2 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए. ओके, तो उसको मिनिमम कितना परसेंटेज प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा. अभी हमको इधर स्पेसिफाइड नहीं है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना आया और नॉन बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना आया. तो अगर जहाँ पे स्पेसिफाइड ना हो वहां पे आपको सीधा 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके, तो इसका 8% ये होता है, इसका 8% ये होता है. ओके, उन्होंने अकॉर्डिंगली प्रॉफिट डिक्लेयर किया है. क्या उनको 4480 का बेनिफिट मिलेगा? यस, क्योंकि उन लोगों ने जितना परसेंटेज बोला है उतना परसेंटेज प्रॉफिट आपने डिक्लेयर कर दिया. थर्ड ईयर में जहां पे 2 करोड़ का टर्नओवर है उसने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है 10 लाख, which means only 5%. Now this is lower than the presumptive rate of 8%. आपको अब दोनों चीजें करनी पड़ेंगी. अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. You will have to maintain accounts as well as you will have to go for audit as well. ये पूरा सीधे लिखा हुआ. एक बार ये ऑप्शन चेंज होगा, okay, तो वो आने वाले 5 साल तक, देखो आपने 2 साल तक इसका यूज किया, थर्ड ईयर में आपने ऑप्शन चेंज कर दिया. वो ऑप्शन कैसे चेंज हुआ? 2 करोड़ का 8%, 16 लाख रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहिए, आपने किया 10 लाख. मींस यू हैव एक्सरसाइज्ड ऑप्शन ऑफ ऑडिट. आप 44AB में जा रहे हो, आप बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करवाने वाले हो. वंस द ऑप्शन इज चेंज्ड, तो अगले 5 साल तक, ओके, इस असेसमेंट ईयर से लेके अगले 5 साल तक आप 4480 का बेनिफिट नहीं ले सकते. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं. मिस्टर प्रवीण एंगेज्ड इन रिटेल ट्रेड, उसका टर्नओवर इतना है विच इज लेस देन 2 करोड़. ओके, हिज इनकम एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट इज 13,20,000 कंप्यूटेड एज पर प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 4D बीजीबी. ओके, और उसका यही एक सोर्स ऑफ इनकम है. ये पहला साल है 1920, ये असेसमेंट ईयर 1920 है, ये फाइनेंशियल ईयर 1920. मतलब इसका प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 1819.
वो उसका पहला साल था जब उसने 44 AD का बेनिफिट लिया। ओके, अब उसका टर्नओवर इतना है, इसका 8% निकालो, कितना होता है 1,98,50,000। इट वुड बी 588, दिस 1588। इतना उसको प्रॉफिट डिक्लेयर करना चाहिए। वो कितना कर रहा है 13,20,000, which is lower than the minimum percentage of profit, then he would not be eligible to claim benefit under section 4480, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या वो एलिजिबल है? यस, ही इज कंप्लीटली एलिजिबल। उसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, मतलब वो एलिजिबल तो है। इफ सो डिटरमाइन हिज इनकम। ओके, assuming that whole of the turnover is cash, पूरा टर्नओवर कैश में उसके हिसाब से ही गिना है हम लोगों ने, तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना आता है 8%, विच इज इतना तो उसको मिनिमम डिक्लेयर करना चाहिए। इन केस मिस्टर प्रवीण डज नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन? उसका ऑब्लिगेशन क्या है? 2 चीजें, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा और ऑडिट करवाना पड़ेगा, और तीसरा जिस असेसमेंट ईयर में, दैट इज असेसमेंट ईयर 2021 में वो ऑप्शन चेंज कर रहा है, तो आने वाले 5 साल तक, मतलब 2025-26 तक वो 44 AD का बेनिफिट नहीं ले सकता। As simple as that. What is the due date for filing his return of income under both options? फर्स्ट ऑप्शन होगा तो 31 जुलाई और सेकंड ऑप्शन होगा तो 30th, क्योंकि पहला केस नॉन ऑडिट का है। अगर मैं प्रिजम्पटिव का बेनिफिट लेता हूं, इसका मतलब मैं ऑडिट नहीं करवाऊंगा। नॉन ऑडिट होगा तो 31 जुलाई और ऑडिट होगा तो 30th सितंबर। The next section that we are talking about will be for eligible profession. इसके लिए लिखा हुआ ये eligible profession, उसके लिए सेक्शन है 44ADA। तो कौन सा वाला प्रोफेशन एलिजिबल है? जो लोग भी आगे पढ़ा था हम लोगों ने, जिसका नाम 44AA1 में स्पेसिफाइड था या नोटिफाइड था, लीगल, मेडिकल, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, इंटीरियर डेकोरेशन और एनी अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। नोटिफाइड प्रोफेशन में सारी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड थे, है ना। एक्टर है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कैमरामैन है। ओके, तो वो सब लोग जिनको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना कंपलसरी था, उनको भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, मतलब नॉन ऑडिट वाला अगर बेनिफिट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, अगर उनका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर नहीं जाता है, तो मतलब लेस देन और इक्वल टू 50 lakhs अगर उनका टर्नओवर है, तो वो 44ADA, जैसा AD में ट्रेडर मैन्युफैक्चरर के लिए था, है ना, अदर देन प्रोफेशनल्स के लिए था, वैसा इस सेक्शन में प्रोफेशनल्स के लिए है। ओके, इसमें लॉयर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स, कंपनी सेक्रेटरी, ओके, आर्किटेक्ट, उन सबका इंक्लूजन होता है। आपको अपने टर्नओवर का, से फॉर एग्जांपल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का टर्नओवर हुआ 20 लाख रुपए, तो वो अगर अपनी इनकम का 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर देता है, फाइन चलेगा, 50% या उससे ज्यादा। ओके, सेक्शन 44AD में पढ़ा था 6% और 8%, इधर कितना परसेंटेज है 50। ओके, इसको मिलेगा बेनिफिट, रेसिडेंट होना चाहिए, engaged in notified profession and turnover is less than or equal to 50 lakh। आगे जो पढ़ा था वही देखो, 30 to 38 नहीं मिलेगा, मतलब पार्टनरशिप फर्म होगा तो 40 भी मिलेगा,
यस डेफिनेटली। ओके, असेट के रिलेटेड सेम प्रोविजन, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड ऑडिट के लिए भी सेम प्रोविजन। क्या लोअर प्रॉफिट क्लेम कर सकते हैं? यस, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख से कम है तो एक ऑप्शन आपको क्या दिया गया है कि आप 50% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दो, बात खत्म। बट अगर आपको 50% नहीं डिक्लेयर करना है, आपको 30% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, कोई बात नहीं, 30% प्रॉफिट डिक्लेयर करो और अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवा दो। 50% नो ऑडिट, 30% ऑडिट, सिंपल। इनको भी एडवांस टैक्स से रिलेटेड सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे 15 मार्च। ओके, लास्ट सेक्शन प्रोबेबली 44AE। हमने 44AD पढ़ा था, उसका जो फर्स्ट पैरा था उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि ये सेक्शन 44AE मतलब वो जो 200 लैक्स वाला लिमिट है वो कौन से बिजनेस को एप्लीकेबल नहीं होगा, जो 44AE में कवर्ड है। नाउ हु इज कवर्ड इन 44AE? जिनका बिजनेस फ्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग ऑफ गुड्स कैरेज, आपका गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम है। ओके, तो चलो, एक तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस स्पेसिफाइड, दूसरा आपके पास इन द गिवन प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम 10 से ज्यादा ट्रक नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 9 ट्रक्स थे, आपने 2 ट्रक खरीदे और आपने 3 ट्रक बेच दिए। तो पहले 2 खरीदे, उसके बाद 3 बेचे, यू आर हैविंग 8। ऐसा देखेंगे तो 8 ट्रक्स ही हैं आपके पास, बट किसी एक पर्टिकुलर डे पे आपके पास 11 ट्रक हो गए। एट एनी टाइम बोला है, देखो अगर एक दिन के लिए भी आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक हो गए तो 44AE का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यू शुड नॉट ओन मोर देन 10 ट्रक्स एट एनी टाइम। उससे ज्यादा हो गया तो नॉर्मल आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनका प्रिजम्पटिव इनकम कितना है? जैसे हमने AD में 8% पढ़ा, 6% पढ़ा, ADA में 50% पढ़ा, वैसा इस सेक्शन में कितना है? अगर आपका हैवी गुड्स व्हीकल है तो 1000 पर टन ऑफ ग्रॉस व्हीकल वेट और अनलैडन वेट, ये मैं समझाता हूँ क्या होता है। फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, आपके पास अगर 15 टन का ट्रक है जिसका वेट 15 टन है तो पर टन 1000 रुपीज, मतलब आपको हर महीने उस ट्रक के रिलेशन में मिनिमम 15,000 प्रॉफिट डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, अगर उसके अलावा कोई है अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो 7,500 पर मंथ ये आपका प्रिजम्पटिव इनकम हो जाएगा। ओके, कोई दूसरे डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। ओके, पार्टनरशिप फर्म है तो सेक्शन 44B वाला बेनिफिट मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट के रिलेटेड सेम प्रोविजन, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं करना है, ऑडिट भी नहीं करवाना है। अगर आपने जितना गिवन अमाउंट है उतना अमाउंट डिक्लेयर कर दिया एज अ प्रॉफिट, ऑडिट भी करवाने की जरूरत नहीं है। आप क्या लोअर प्रॉफिट क्लेम कर सकते हो? यस, लोअर प्रॉफिट होगा मतलब ऑडिट कंपल्सरी।